हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशन। अगर आप भी जेआईबी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेस हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में जो है एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है न्यू 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम यहाँ पर रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSC इन द इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम डिटेल में समझेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, MSC क्या है, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का जो है बेनिफिट ले सके। और ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। गुड इवनिंग सिमरन, फटाफट से बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। फटाफट से बता दीजिए। और मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया है, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस पर अटेंडेंस मार्क करोगे आपको इस लेक्चर के ई PDF नोट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। गुड इवनिंग दिशा। ओके, क्लियर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर का यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। तो आप लोग को मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारी इकॉनमी होती है उसको हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एक हमारा इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, एक एजुकेशनल सेक्टर हो गया। तो इससे ऐसे ही हमारी इकॉनमी को कई सेक्टर्स में जो है डिवाइड करते हैं। उसमें से कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स को डेवलप करना ज़रूरी है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर का जो सेक्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ग्रोथ के बिना हमारी कंट्री की जो है ग्रोथ नहीं हो सकती। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर। क्लियर है आपको प्रायोरिटी सेक्टर का मीनिंग, ठीक है। और जब भी अब जो गवर्नमेंट है वो कोई भी इकोनॉमिक प्लान बनाएगी, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएगी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उसके लिए पहले जो है यहाँ पर फंड्स रखे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, उसके बाद जो है अदर सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हम मीनिंग भी देख लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर का मीनिंग। तो यहाँ पर देखो, प्रायोरिटी सेक्टर रेफर्स टू दो सेक्टर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर एज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब इसको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कई तरह के जो है स्कीम्स लाते रहते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो हमारा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, उसके ऊपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप जब भी लैंडिंग करो, जब भी अपने पैसे को लोन के रूप में दो, तो कम से कम इतना हिस्सा, जो आगे हम यहाँ पे डिटेल करेंगे, मिनिमम वो हिस्सा जो है आप प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करो, ताकि उनकी जो है यहाँ पर ग्रोथ हो सके, उनको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पर मिल सके। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इनको भी हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके ऊपर MCQ बनेगा ही बनेगा कि कौन कौन से हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर, ये तो ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट जो है एग्रीकल्चर से आता है, एम्प्लॉयमेंट का भी और GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, और इसको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो समय समय पर जो है स्कीम्स ले आती रहती है। जो हमारे बैंक्स है, जो हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स है या अदर बैंक्स है, वो जो है
है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस जो है टाइमली देते रहते हैं। जैसे कि जो हमारे किसान हैं उनको अगर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, तो वो बैंक से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। बैंक उनको आसान इंटरेस्ट पे, ठीक है, लो इंटरेस्ट पे यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर है आपको? जैसे भी सहायता हो, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में यहाँ पर जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का मतलब होता है जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, एक हमारे माइक्रो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे, स्मॉल थोड़े उससे बड़े, मीडियम थोड़े उससे बड़े, उससे बाद एक हमारा लार्ज होता है। क्लियर है? पर जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हमारी इकॉनमी में, हमारी कंट्री में। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ही होते हैं, पर वो जो है मैक्सिमम हिस्सा, जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मैक्सिमम हिस्सा जो है जीडी पे हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनकी ग्रोथ पे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनरली जो हमारे देश के लोग हैं वो ज़्यादातर छोटे छोटे कामों में, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस में लगे होते हैं। अगर हम उनकी ग्रोथ कर देंगे तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली हो जाएगी, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री में तो कुछ चुनिंदे लोग हैं। ठीक है, अगर उनकी ग्रोथ हो भी जाती है तो हमारे बाकी जो देश हैं, देश के लोगों के, उनकी ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगी। तो इसीलिए हमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे ध्यान देना यहाँ पर जरूरी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी जरूरी होता है कंट्री के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, जिससे हमारी कंट्री की जो है ग्रोथ होगी, हमारी इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट पे भी यहाँ पर ध्यान देना है और उसके लिए यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करते रहना है। जो भी लोग एक्सपोर्ट के क्षेत्र में होते हैं उनको यहाँ पर कई सारे जो है टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और बैंक भी इसको कई तरह के लोन जो है दे देता है लो इंटरेस्ट रेट पे। उसके बाद देखो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर, ये तो ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन को तो बढ़ाना ही है, क्योंकि अगर एजुकेशन पीछे रह गया तो कंट्री कभी भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके केस में क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन लोन जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं, ताकि वो हायर एजुकेशन वगैरह यहाँ पर ले सके, वो पैसे की कमी की वजह से पीछे ना रहे, उनको बैंक से जो है लोन वगैरह मिल जाती है। और इनकी जो रीपेमेंट होती है, जो एजुकेशनल लोन होती है, जनरली तब करनी पड़ती है जब हम हमारी पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर हाउसिंग। ठीक है, हाउसिंग में देखो क्या हुआ कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, वो यहाँ पर मेजर ध्यान देती है कि जो लोग हैं उनको यहाँ पर रहने के जो है साधन मिल सके, उनके अपने घर हो, उसके लिए उनको कंसेशनल रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करे जाते हैं, होम लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो अपना घर यहाँ पर बना पाए और आराम से जो है रह पाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो सके। क्लियर है? उसके बाद देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पे डेवलप करना जरूरी था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, हमारे और भी जो मेजर एरियाज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो हमारा पार्ट होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो गवर्नमेंट इन पे भी पूरा ध्यान देती है कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो। जो भी पर्सन यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या पानी की अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पर कोई पानी को साफ करने का कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उसको जो है आसान इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पर लोन वगैरह मिल जाता है। उसके बाद जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाता है, उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जाता है। उसके बाद देखो इसके अलावा कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है जो इनमें नहीं आते हैं, उनको हम अदर्स में कवर करते हैं। ठीक है, और वहां पे भी जो है ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा वीकर सेक्शन, जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, जैसे कि जो हमारे लो कास्ट हैं, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को सोसाइटी में जो है बेनिफिट्स कम मिलते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के जो बेनिफिट है वो कम मिलते हैं, इनको ही हम वीकर सेक्शंस भी कह देते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे डेवलप करना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कीम्स प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो है स्पेशली ध्यान देती है, और पहले इनका डेवलपमेंट किया जाता है, बाद में किसी और सेक्टर पे जो है ध्यान दिया जाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पर मीनिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, तो गवर्नमेंट देखो प्रायोरिटी सेक्टर की ग्रोथ करना चाहती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाना चाहती है, उसका एक जरिया होता है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, उनकी ग्रोथ में रुकावट कौन सी चीज़ होती है? फंड्स की कमी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर वीकर सेक्शंस वाले होते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनके पास फंड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर फंडिंग की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जिसके अंडर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक्स को कहता है कि आप अपने टोटल जो भी आप क्रेडिट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, लोन के रूप में आप जो भी पैसा देते हो, उसका मिनिमम इतना हिस्सा 20% 40% जितना भी है वो जो है आप इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ग्रुप में जो दोगे, ताकि उनको फंड्स की कमी ना,
वो उन फंड्स का यूज़ करे और वो ग्रोथ करे और साथ के साथ हमारी इकोनॉमी का भी यहाँ पर ग्रोथ हो। क्लियर आपको? तो इस स्कीम के अंडर जो हमारे एमएसएमई है उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड यहाँ पर बैंक्स करती है। क्लियर आपको? अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है ये अराइज कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 1966 से 1966 में हमारे 1966 में जो है पहली बार ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो है कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। हमारी गवर्नमेंट है उसने रियलाइज किया कि जो बैंक्स है, ठीक है, जो बैंक्स है वो प्रायोरिटी सेक्टर जिनका डेवलप होना हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जो है वो लोन वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है, अगर लोन दे भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को दूर किया जाना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम ले आना चाहिए जिसमें हमारे जो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनमें अच्छे से लोन प्रोवाइड किया जाए, लो इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आया था यहाँ पर 1966 में। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज कब हुआ था, तो 1966 में। क्लियर है आपको? इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा The definition for priority sector was only formalized based on the Reserve Bank of India report in national credit available through the direct lending, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थे हम। हाउ एवर द डेफिनेशन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर वाज ओनली फॉर्मलाइज बेस्ड ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट इन द नेशनल क्रेडिट काउंसिल इन 1972। तो 1966 में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था कि हमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी है, पर 1972 में जाके इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया, इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई कि प्रॉपर सेक्टर लैंडिंग में क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन से हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो सेक्टर्स हैं, उनको किन किन को जो है इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? तो इसको बताने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1972 में जो है नेशनल क्रेडिट काउंसिल में जो है रिपोर्ट पेश की थी जिसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी गई थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। तो अराइज हुआ था 1966 में, पर डेफिनेशन फॉर्मलाइज कब किया गया था? 1972 में। इसके बाद हमारा जो है बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिसकी हेल्प से अब जो उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल किसका हो गया? गवर्नमेंट को हो गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अब लैंडिंग जो है प्रायोरिटी सेक्टर में की जाने लगी। क्लियर है आपको? तो ये हमारी हिस्ट्री है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक पूरा मैंने टेबल ड्रॉ किया है जिसमें हम देखेंगे कि बैंक्स के ऊपर कितना मिनिमम जो है प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है फिक्स कर दी जाती है कि बैंक को इतना पैसा तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही देना है। तो किन किन सेक्टर्स में कितना कितना देगी वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपको दो चीज़ें समझनी है, ठीक है। ये जो हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कितना परसेंट, उससे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहले एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब इसका मतलब देखो क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर बैंक ने जितना टोटल अमाउंट उसने क्रेडिट दिया, यानी कि लोन एंड एडवांसेस दिए हैं, जैसे कि लोन एंड एडवांसेस कौन से हमारे होंगे? जैसे टर्म लोन्स दिए हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है, कैश क्रेडिट दिया है, जो टोटल यहाँ पर बैंक ने लोन दिया है, प्लस उसने जो है नॉन एसएलआर बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट की है, उसी को हम यहाँ पर जो है कहते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। क्लियर है आपको? आपको अटेंडेंस मार्क करनी है, वहां से आपको जो है ईपीडीएफ नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो एडजस्टेड नेट बैंक का क्रेडिट टोटल क्रेडिट जो बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेक्टर्स को, प्लस इसमें एक और चीज इंक्लूड करनी है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंक्स इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स। नॉन एसएलआर बॉन्ड्स आप लोग को पता है कि बैंक्स जो है वो जनरली क्या करती हैं, जब भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो उन्हें जो है एसएलआर के अकॉर्डिंग कुछ हिस्सा, उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। तो उन इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए वो क्या करती हैं, या तो कैश रख लेती है, या फिर गोल्ड रख लेती है, या फिर कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो उन इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जो बाकी के हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको हम इंक्लूड करते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारा क्या है, COBE, ठीक है, इसका पूरा नाम है हमारा क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब इसका मतलब क्या होता है? यहां पर हमने बात की थी कि यहां पर जो क्रेडिट यहां पर प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करने का मतलब यहां पर बैंक ने जो है हार्ड कैश प्रोवाइड किया, पैसा दिया है। क्लियर? चाहे वो
टर्म लोन के केस में हो चाहे कैश क्रेडिट के केस में हो, पैसा दिया है। पर कई बार बैंक आप लोग को पता है कि नॉन फंड बेस्ड यहाँ पे लोन्स भी देती है, जिसमें फंड इन्वॉल्व नहीं होता, हार्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होता। बैंक यहाँ पर किस तरह की गारंटी देता है जिससे आपको जो है फंड्स मिल जाते हैं। जैसे आपने कहीं से उधार पे कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो बैंक ने क्या कर दिया, वहां पर जाके अपनी गारंटी देती कि ये जो है टाइमली आपको पेमेंट कर देगा, तो इससे आपको क्या हुआ, क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है यहाँ पर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड लोन जो कि बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। क्लियर है। अब ये जो नॉन फंड बेस्ड लोन्स होते हैं उनको जो हमारी बैंक है अपनी बैलेंस शीट के, जो अपने बैलेंस शीट है, बैंकों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है ना, उसके लास्ट में, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर में नहीं, लास्ट में जो है उसको शो करना होता है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जिसको हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया है, पर ये हमारी जो है यहाँ पर हमने लोन वगैरह दिया है जिसको बैलेंस शीट के बाहर में शो किया जाता है, ठीक है। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब जो टोटल क्रेडिट दिया है बैंक ने लोन के फॉर्म में, प्लस जो उसने नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट की हुआ है। और ये कौन है, ये ऐसे लोन एंड एडवांसेज जो कि फंड के बेस में नॉन फंड जो है दिए गए हैं, जिसके लिए हार्ड कैश यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब इसको हमने क्यों समझा है, तो यहाँ पर देखो जब हम आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इतना इतना देना है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर कोई डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है, वो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ आरआरबी एसएफबी, ठीक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक और एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो आरआरबी और एसएफबी को छोड़ के बाकी जो हमारी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, वो उनको यहाँ पर जो है 40%, ठीक है, 40% ऑफ एनएबीसी, अब ये एनएबीसी पढ़ा ना, जो हमारा टोटल एनएबीसी है उसका 40% और सीओबीई, ठीक है, इन दोनों में से जिसका भी हायर होगा वो यहाँ पर जो है प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करना पड़ेगा। क्लियर है आपको। तो बैंक जब भी प्रायोरिटी सेक्टर में देखना चाहेगी कि उसे कितना पैसा जो है प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, तो सबसे पहले वो अपना यहाँ पर देखेगी एएनबीसी कितना है, उसके बाद सीईओबी देखेगी, उसमें से जो भी हायर होगा, ठीक है, जो भी हायर होगा उसका 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर में जो है लैंड करेगी बैंक। क्लियर है आपको। ये केस था हमारा यहाँ पर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का, अगर हमारी यहाँ पर कोई डोमेस्टिक कमर्शियल यहाँ पर बैंक होगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर आ गया कि फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, ठीक है, तो यहाँ पर मिस कर दिया मैंने, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक साथ के साथ जो फॉरेन बैंक है जिसकी जो है 20 से ज़्यादा यहाँ पर ब्रांचेस है इंडिया में, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर 40% ऑफ जो है प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स जिसकी 20 ब्रांचेस है उसको तो यहाँ पर 40% करना पड़ेगा। पर अगर यहाँ पर कोई ऐसी हमारी ब्रांचेस है जिसकी जो फॉरेन बैंक है जिसकी जो ब्रांचेस है वो 20 से यहाँ पर कम है, तो उस केस में देखो यहाँ पर 40% ऑफ एएनबीसी, ये तो हमारा सेम है, पर इसमें एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है कि ये जो 40% यहाँ पर लैंड करेगी, ये जो हमारी यहाँ पर 40% जो है लैंड करेगी फॉरेन बैंक, उसमें से जो 32% है वो जो है वो एक्सपोर्ट के लिए लैंड कर सकती है। जैसे यहाँ पर देखो टोटल 40% वो डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो लैंड करेगी बैंक्स। पर इस केस में क्या है, अगर कोई हमारी फॉरेन बैंक है जिसकी 20 ब्रांचेस से कम है ब्रांचेस, ठीक है, तो उस केस में 40% तो उसे टोटल करना ही लैंड, पर उसमें से उसके पास यहाँ पर फैसिलिटी है कि वो जो है उसमें से 32% एक्सपोर्ट के लिए कर सकती है और बाकी जो 8% है वो अदर सेक्टर्स में जो है यहाँ पर कर सकती है। क्लियर है आपको। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, यहाँ पर हमने रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ दिया, पर इसके ऊपर भी यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करेगा। तो यहाँ पर देखो रीजनल रूरल बैंक के केस में 75% ऑफ एनएबीसी और सीईबीई, ठीक है, तो उसका यहाँ पर 75% जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है, लैंडिंग को यहाँ पर लैंड करना पड़ेगा। क्लियर है आपको। क्लियर है। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है 75%, तो यहाँ पर हमारी टोटल लैंड करेगी प्रायोरिटी सेक्टर को, उसमें से जो हमारा यहाँ पर 50% है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 50% है वो यहाँ पर लैंड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी रिन्यूएबल को, क्लियर है, मीडियम इंटरप्राइजेस को। मतलब कि 75% टोटल, उसमें से जो हमारा यहाँ पर 15% है वो करेगी मीडियम इंटरप्राइजेस को, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी 75% ऑफ एनएबीसी और सीईओबी का यहाँ पर जो है लैंड करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सेक्टर वाइज देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर टोटल देखा था कि टोटल यहाँ पर कितना प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करना है। अब हम सेक्टर वाइज भी देखेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उसमें कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर आएगा,
ठीक है, एग्रीकल्चर आएगा। तो एग्रीकल्चर के केस में देखो जो हमारी डोमेस्टिक बैंक है और जो फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है उसको यहाँ पर कम से कम 18%, ठीक है, 18% ANBC का और CEBO का जो है 18% जो है एग्रीकल्चर को यहाँ पर लैंड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से 10% जो है हमारे यहाँ पे स्मॉल मार्जिनल फार्मर, ये हमारे एग्रीकल्चर के अंडर ही आते हैं, उनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो टोटल एग्रीकल्चर में जाएगा 18%, उसमें से 10% किसको लैंड करना है, हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। क्लियर है। जो हमारी फॉरेन बैंक है उसके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 32% तक जो है वो एक्सपोर्ट में दे सकती है और 8% बाकी सेक्टर्स को, तो इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्लियर है। उसके बाद देखो हमारा रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, उसके केस में भी 18% है कि उसको यहाँ पर 18% जो है एग्रीकल्चर में देना है और जो बाकी का 10% है उसमें से वो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसा ही हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो क्या है, माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस में देखो 7.5% जो है यहाँ पर लैंडिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और फॉरेन बैंक के केस में नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो सेम बिल्कुल रीजनल रूरल बैंक में भी 7.5% और इसमें भी 7.5%। उसके बाद देखो एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस। अब वीकर सेक्शंस को कितना देना है, तो 12%। ठीक है, 12% ऑफ ANBC। ठीक है, और फॉरेन बैंक के केस में नॉट एप्लीकेबल। और 15% अगर रीजनल रूरल बैंक है तो उसको 15% जो है यहाँ पर वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा और यहाँ पर 12%। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में यहाँ पर 12%। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि टोटल जो हमारा यहाँ पर लैंडिंग की जाएगी 40% ऑफ ANBC और यहाँ पर हमारे जो है CEBO है। ठीक है, उसका यहाँ पर जो है लैंडिंग की जाएगी। उसमें से भी पार्ट्स में सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया हमने। मेनली यहाँ पर देखा एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइजेस और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, जिसमें कि हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर में 18%, माइक्रो इंटरप्राइजेस में 7.5% और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन में 12% यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। क्लियर है आपको। तो ये हमारा रिलेटेड था किसके साथ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के साथ। यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है और कैसे यहाँ पर बैंक जो है उसमें लैंडिंग्स करती है। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार बता दीजिए क्या यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो क्या है, डेफिनेशन ऑफ MSE। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि MSME का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना था, प्रायोरिटी सेक्टर और MSME के बारे में हमने पढ़ना था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है कि इसमें हमारे कौन कौन से इंटरप्राइजेज जो है आते हैं। तो फुल नेम हमारा यहाँ पर देखो क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिफाइन किया था 2020 को कि माइक्रोज और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में कौन कौन सी हमारे इंटरप्राइजेस आएंगे। ठीक है, तो वो हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस की। ठीक है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस की ये जो हमने डिफ्रेंशिएट किया गया है, जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है किसके बेस पर, कि ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कितना पैसा जो है अपने मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको जो है टर्नओवर कितना यहाँ पर रिसीव होता है। ये दो चीज़ों को कंसिडर करके यहाँ पर जो है डेफिनेशन दी गई है माइक्रो और यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस की। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ए माइक्रो इंटरप्राइज इन एन इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। यानी कि कोई भी ऐसी इंटरप्राइज जिसने जो है अपने यहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं की है और उसकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पर 5 करोड़ से इंक्रीज नहीं करती है, तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी में जो है रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस में देखो अगर कोई यहाँ पर इंटरप्राइजेस जिसने अपने मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है और इसकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पर 50 करोड़ से इंक्रीज नहीं होती है, तो उस केस में हम उसे यहाँ पर कंसीडर करते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो दोनों में बस डिफरेंस क्या है कि कितना पैसा उन्होंने अपनी मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना उन्हें जो है यहाँ पर टर्नओवर रिसीव होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर MCQ बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइजेस।
ठीक है। मीडियम इंटरप्राइज के में देखो कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेस जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर अपने मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है और उसकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पर 250 करोड़ से यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर कोई इंटरप्राइज इससे आगे निकल जाती है तो उसको हम इसके अंडर जो है इंक्लूड नहीं करते। अब इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोट है, तो जो भी हमारी यहाँ पर एंटरप्राइज है, चाहे वो माइक्रो है, स्मॉल है, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। कहाँ पर? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, और उससे उन्हें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। यानी कि ये स्मॉल मीडियम स्मॉल माइक्रो जो हमारी यहाँ पर इंटरप्राइजेस है उनको यहाँ पर उद्यम प्लान पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, ठीक है। उनके बिना जो है वो यहाँ पर कंसीडर नहीं करती स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में। क्लियर है आपको? जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि ये जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं उनको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है? तो आंसर रहेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, और उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या मिलता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर देखा कि ये जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर हमारा 2020 में दी गई है, ठीक है, 26 जून 2020। तो इससे पहले क्या डेफिनेशन होती थी हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इससे पहले अभी तो आपने देखा कि हमने सभी इंटरप्राइजेस की बात की, ठीक है, चाहे वो सर्विस इंटरप्राइजेस हो, चाहे वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, हमने उनको साथ में ही कंसिडर किया और लिमिट जो है उनका एक ही यहाँ पर सेट किया। पर 2020 से पहले हम जब ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अलग रखते थे, और जो हमारी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ट्रेडिंग होती थी, उनको हम यहाँ पर अलग रखते थे, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते थे कि पहले कैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाता था। सबसे पहले यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करते थे? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अभी हमने देखा वहां पर कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे भी करते थे पहले वाले में, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। साथ के साथ हम टर्नओवर पे भी जो है फोकस करते थे, पर इसमें हम सिर्फ यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर माइक्रो इंटरप्राइजेस, अगर यहाँ पर कोई इंटरप्राइजेस जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मशीन और इक्विपमेंट में 25 लाख से इंक्रीज नहीं करती है तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस मानते थे। उसके बाद देखो स्मॉल इंटरप्राइजेस, अगर 25 लाख रुपीज से अबव है पर 5 करोड़ से कम है तो उसे हम यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस मानते थे। ऐसे ही मीडियम इंटरप्राइजेस पे देखो, है ना, हमारा यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है हमारे प्लांट एंड मशीनरी पे, पर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं, मतलब 10 करोड़ से कम, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते थे? मीडियम इंटरप्राइजेस। क्लियर है आपको? नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हम जो डिफरेंशिएट करते थे वो यहाँ पर हम अलग से करते थे। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस की। अगर यहाँ पर किसी भी इंटरप्राइज ने 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है अपनी इक्विपमेंट्स में, मशीनरी पे, तो उसको हम यहाँ पर माइक्रो इंटरप्राइजेस मानते थे। और अगर यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पर 2 करोड़ से कम, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ से कम, तो उसे हम यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस मानते थे। यहाँ पर बात हो रही है सर्विस सेक्टर की, ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो मीडियम इंटरप्राइजेस, अगर यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा पर 5 करोड़ रुपीज़ से कम, ठीक है, तो वो हमारा क्या आता था? यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आता था। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया कि हमारी जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, वो कैसे जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन माइक्रो होगी कौन स्मॉल होगी। पहले के केस भी हमने यहाँ पर देख लिया कि आज से पहले कैसा होता था और अब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उन दोनों को ही मैंने यहाँ पर स्टडी आपको बता दिया है। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएससी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर देखा कि जो हमारा
MSME है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का, ठीक है। और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो क्या रोल है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो, जो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, उसमें यहाँ पर हमारे जो इकोनॉमी है वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे इंटरप्राइजेस है वो इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये इससे हमारी इकोनॉमी की जो है वो ग्रोथ होती है, यहाँ पर नई नई इनोवेशन होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ज़्यादातर हमारे देश के जो लोग हैं वो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, तो इससे हमारे देश के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। क्लियर आपको? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 64 मिलियन इंटरप्राइजेस, ठीक है। इस समय हमारे देश में जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को अगर हम सम कर दें तो टोटल 64 मिलियन जो है इंटरप्राइजेस हैं, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में काफ़ी यहाँ पर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब कंट्रीब्यूशन क्या है इसका वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मतलब कि टोटल जो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स, उसका 45% जो है वो हमें यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो 40% ऑफ एक्सपोर्ट, जो टोटल एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से बाहर देशों में, उसका 40% जो है वो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से आता है। क्लियर है? उसके बाद देखो मोर देन 28% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कंबाइन कर दिया जाए, सभी को कंबाइन कर दिया जाए, तो 28% से ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जीडीपी में। क्लियर है? तो जीडीपी का 28% तक हिस्सा कहाँ से आता है हमारा यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में। तो आप यहाँ पर देख लेते हो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इससे हमारे इकोनॉमी में काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं, तभी इसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। अब अभी के समय जो है हमारा क्या स्टेटस है एमएसएमई से रिगार्डिंग, मतलब कि हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से हम यहाँ पर कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आज अभी चल रहे हैं। क्लियर आपको? सबसे पहले देखो बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर। क्लियर है? बैंक क्रेडिट का मतलब कि बैंक कितना यहाँ पर प्रोवाइड करता है लोन वगैरह हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि बैंक के ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में जो है लोन देना ही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखो 2021-22 में यहाँ पर लगभग 24% इंक्रीज हुआ है बैंक क्रेडिट टू द एमएसएमई सेक्टर में। क्लियर है? अगर आप कंपैरिजन करो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 में, तो उससे हमारा जो है यहाँ पर 24%, और अगर आप कंपैरिजन करो यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल ईयर 21 से, तो यहाँ पर हमारा 12.7% जो है इंक्रीज हुआ है। यानी कि बैंक क्रेडिट इंक्रीज हुआ है पिछले आने वाले 2 सालों में, हमारा जो है 24.6% तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है बैंक क्रेडिट। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। अब ये जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम से कम यहाँ पर देखो, आप रफली यहाँ पर बताऊँ तो 11.10 करोड़ जॉब्स जो है इन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज में जो है वो प्रेजेंट किया, ठीक है। लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड किया। तो आप देख सकते हो नंबर कितना बड़ा है, 11.10 करोड़ जॉब्स। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट देखो एमएससी सेक्टर हैज हेल्प द कंट्री टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज पे काफ़ी ध्यान दिया, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, तो अब इनकी ग्रोथ है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे उनको हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। सबसे पहले देखो हाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई। नेक्स्ट देखो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि 40% एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से आता है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग भी यहाँ पर बढ़ी है। इसका मतलब हम जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे हमारे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट बढ़ेंगे, जिससे हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी। उसके बाद देखो लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अब क्योंकि हमारे जो ये छोटे लेवल पे ही इसमें बिजनेस किया जाता है तो इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा कमाया जाता है। उसके बाद ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो काम किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आसानी से अपना जो है काम करने का तरीका जो है यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा नहीं होती, छोटे लेवल पे होती है, छोटी मशीन्स होती हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो लोकेशन वाइज मोबिलिटी, ठीक है। लोकेशन वाइज भी मोबिलिटी हमें मिल जाती है यहाँ पर। लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स,
ठीक है। जो हमारे यहाँ पर ये सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट पे निर्भर नहीं होते, मतलब कि इन्हें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए बाहर की कंट्री से, ये जो इंडिया में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसी से यहाँ पर जो है अपना काम यहाँ पर चला लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसको हम अपनी कंट्री में जो है बनी हुई गुड्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर मान लो एक मशीन है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मशीन मंगवाते हैं यूएसए से, तो हमारे यहाँ पर कोशिश मशीन मंगाते हैं और हमने एक इंडिया में, ठीक है, हमने एक इंडिया में ऐसी मशीन बनाई है जो कि सिमिलर इसी के तरीके से काम करेगी और इससे भी यहाँ पर अच्छा काम करेगी। तो हमने क्या किया, इंडिया की मशीन को इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया और इंडिया की मशीन को यूज़ करना शुरू कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारे इंटरप्राइजेस होते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट देखो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इनमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर यूज किया जाता है। क्लियर आपको। नेक्स्ट लास्ट हमारा कंपिटेटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स, ठीक है, तो इनके ग्रोथ होने की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में है वो कंपटीशन बढ़ता है, जिससे जो हमारे ये इंटरप्राइजेस होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे हमारी जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। साथ के साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है, जो ग्लोबल लेवल पर हम ट्रेड करते हैं, वहाँ पर भी हमारे देश का जो है वो नाम यहाँ पर बढ़ता है। क्लियर आपको। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया था एमएससी सेक्टर की हेल्प से। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, रीसेंट इनिशिएटिव इन एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं इनकी ग्रोथ करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, मेक इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पर हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ले आया गया था सितंबर 2014 को, ठीक है। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें बेसिकली देखो किस चीज़ पे फोकस किया गया था कि जो हमारा इंडिया है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब का कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जो है हमने इंडिया में बनानी है। इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा और खुद भी उसको यूज़ करेगा और बाहरले देश में जो है उसको पहुंचाएगा भी, एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को इंडिया में प्रोड्यूस करना है। इस तरीके से जो है स्ट्रैटेजी बनानी है, इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर प्लान बनाने कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर ज़्यादा दुनिया के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, प्रोडक्शन करेगी। क्लियर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी जो स्ट्रैटेजी में, जिसमें से एक थी कि एफडीआई इनवाइट्स की गई। एफडीआई का मतलब बाहरले देश में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया, ठीक है। उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जिनकी हेल्प से वो ईजिली इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया में बुलाया गया कि आप यहाँ पर इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, जिससे हमारी इकॉनमी की भी ग्रोथ होगी और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर जनरेट होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मेक इन इंडिया वॉज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्निंग इनटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। इसको मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बनाना है। इसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन 4 पिलर्स। जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था वो 4 पिलर्स पे जो है यहाँ पर बेस था, ठीक है। तो कौन कौन से, सबसे पहला हमारा क्या है, न्यू प्रोसेसेस, ठीक है। तो इस न्यू प्रोसेसेस में देखो क्या है, जो गवर्नमेंट है उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें अपने कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हमें इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर डेवलप करना, उनकी ग्रोथ करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें जो है यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ पर लिबरलाइज करने पड़ेंगे, यानी कि कम करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो आसानी से यहाँ पर काम कर पाए, ठीक है, ताकि कम से कम उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस को इजिली यहाँ पर किया जा सके, कम रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर फॉलो करके। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने पढ़ा, इसको करने के लिए कई जगहों पर जो हमारी गवर्नमेंट ने उसने क्या किया, डी लाइसेंस किया, मतलब वहाँ पे हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पहले रेगुलेशंस थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे रेगुलेट करती थी, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से उनको भी यहाँ पर कम किया गया। नेक्स्ट पिलर देखो हमारा क्या है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब कि नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है और जो पहले से बनी हुई है, मतलब कि बहुत सारी नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, और जो पहले से यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बनी हुई हैं उनको भी यहाँ पर ग्रोथ करनी है, उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ करनी है, उनको जो भी यहाँ पे सहायता वगैरह चाहिए, जो भी लोन्स एडवांसेस वगैरह चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या है, न्यू सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेक इन इंडिया में ऐसे सेक्टर्स को फाइंड आउट किया गया जो कि पहले ध्यान में नहीं थे, गवर्नमेंट के ध्यान में यहाँ पर नहीं थे, छुपे हुए थे, गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मेक इन इंडिया में जो है वो सारे
वो सारे सेक्टर्स को यहाँ पर ले आएगा जो इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, और उन सारों को जो है यहाँ पर 27 सेक्टर्स में जो है डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, और उन पे जो है यहाँ पर कंबाइनली एफर्ट्स लिए गए कि इनको यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा पिलर क्या था, न्यू माइंडसेट। अब गवर्नमेंट जो है वो न्यू माइंडसेट के साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ करेगी। या न्यू माइंडसेट क्या था कि उन्हें जो है इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो रेगुलेट करती थी कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। पर न्यू माइंडसेट के अंडर मेक इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री का पार्टनर बन के काम करेगा। जैसे पार्टनर सलाह देता है ना कि आप ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा बेनिफिट होगा, हम आपको इतना लोन वगैरह देंगे, हम इतनी सहायता करेंगे, ऐसा माइंडसेट जो है गवर्नमेंट ने लेके आया था, ताकि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको यहाँ पर ग्रोथ की जाए, उनको बुलंदियों पर यहाँ पर जो है पहुँचाया जाए। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू मेक इन इंडिया, ठीक है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकते हैं, इसके 4 पिलर्स कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके यहाँ पर पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर किसी भी तरह का आपके दिमाग में। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्कीम ले आएगी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसमें क्या था, जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थे उनको यहाँ पे 3 लाख करोड़ तक जो है लोन प्रोवाइड किए, ठीक है। 3 लाख करोड़ लोन प्रोवाइड किए विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब कि इसके अगेंस्ट हमें किसी भी तरह के यहाँ पर अपने एसेट को गिरवी नहीं रखना होता है। जनरली देखो हम जब कोई लोन लेते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं, तो हम क्या, हमें कोई अपनी एसेट, अपनी बिजनेस की कोई भी मशीनरी वगैरह, उसको अपनी लैंड को यहाँ पर गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। कोलैटरल एज ए सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 3 लाख करोड़ के लोन दिए, ठीक है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। क्लियर है? जिसका यहां पर हमें जो है 45 लाख एमएससी को यहां पर जो है उसका बेनिफिट मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहां पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसके अंडर देखो ये जो हमारी स्कीम थी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, थोड़ी बड़ी है, नाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा है। तो शॉर्ट में देखो CGTMSE आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। तो इस स्कीम के अंडर, ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थी वो यहाँ पर कम से कम 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, और साथ के साथ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से वो जो है 1 करोड़ तक का जो है यहाँ पर लोन ले सकती थी। क्लियर है? यहाँ पर क्लियरली बोला गया है इंडिविजुअल का मतलब कि एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस यहाँ पर 1 करोड़ का लोन यहाँ पर ले सकती थी इस स्कीम के अंडर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएससी लॉन्च क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएससी है जो कि कंट्रोल करती है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देखती है, रूल्स एंड रेगुलेशन देखती है, ठीक है, उसने भी यहाँ पर क्रेडिट गारंटी स्कीम यहाँ पर शुरू की, जिसके अंडर यहाँ पर जो हमारे एमएससी सेक्टर है वहाँ पर उनको ईजिली यहाँ पर लोन्स वगैरह मिल सके, इसका यहाँ पर सिस्टम जो है वो बनाया गया। क्लियर है आपको? क्लियर मतलब सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर फंड्स जो है हमारे MSME सेक्टर के पास यहाँ पर पहुँच सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर जो हमारी खादीज इंडस्ट्रीज थी, खादीज मतलब जो ट्रेडिशनल काम करते थे, ठीक है, हाथों से काम करते थे, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को अच्छा करने के लिए उनको यहाँ पे लोन्स वगैरह जो है प्रोवाइड किए गए, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैंक्स के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया कि इनके ऊपर यहाँ पर इनको लोन देना है, इनको डेवलप करना है, तो इनको आपको लोन देना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद देखो ना यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया को भी लॉन्च किया गया था। इसके अंडर क्या था कि जो हमारे नीचे जात के लोग थे, जैसे कि SC ST थे, जिनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था सोसाइटी से, खास करके जो हमारी वुमेंस थी, ठीक है, जो हमारी वुमेंस थी उनको यहाँ पर लोन जो है प्रोवाइड किया गया ताकि वो जो है अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए, यानी कि अपना यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर पाए। उनको लगभग 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है लोन दिया जाता था लो इंटरेस्ट पे। क्लियर है? तो इस पर भी MCQ बन सकता है। तो इसमें स्टैंड अप इंडिया में क्या था कि जो हमारे यहाँ पर फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करना है, लोन प्रोवाइड करना है लो इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपना जो है यहाँ पर स्टार्टअप यहाँ पर कर पाए। क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है? यहाँ पर ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो कि MSC की डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारी देखो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द अदर स्कीम्स टू प्रमोट MSC में, ठीक है। इनके अलावा ये तो हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम थी, इनके अलावा भी कुछ और भी हमारी यहाँ पर स्कीम्स जो है बनाई गई थी। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या, उद्यमी मित्रा पोर्टल, ठीक है। अब इस पोर्टल का मतलब क्या था, इससे ना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थी, इस पोर्टल पे जाके
किसी भी तरह के क्रेडिट फैसिलिटी हो, सर्विस हो, वो यहाँ पर ले सकती थी। मतलब कि अब उसे किसी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली इस पोर्टल पे आके जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह है वो यहाँ पर ले सकती थी। क्लियर है, जिससे उनका जो काम है वो काफ़ी यहाँ पर आसान हो गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डिलेड पेमेंट पोर्टल। तो एक ऐसा पोर्टल था जहाँ पर जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वो कंप्लेंट जो है वो दे सकते थे, किसके रिगार्डिंग? डिलेड पेमेंट। डिले मतलब कि उन्होंने कोई यहाँ पर सर्विसेज वगैरह दिए हैं, गुड्स वगैरह दिए हैं, जिसकी उनको पेमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं हो रही है, उसमें डिले हो रहा है। और ये डिले कर कौन रहा है? किसी भी तरह की हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है या फिर डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हो कि इस पोर्टल पे हम सरकार के खिलाफ ही जो है केस कर सकते हैं। अगर आप एमएससी में चलाते हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे सरकार को किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड दी है ना, और उन्होंने आपको पेमेंट नहीं की, तो आप इस पोर्टल पे जो है आसानी से जो है यहाँ पर अपनी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हो। उसके बाद देखो डिजिटल MISM स्कीम, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। तो इस स्कीम के अंडर देखो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको डिजिटल करना था, कि मतलब उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर पाए, नए कंप्यूटर्स का यूज़ कर पाए अपने फंक्शंस को करने के लिए, उनको पूरा डिजिटल बनाना है। ठीक है, इस स्कीम के अंडर मेन यहाँ पर जो है एजेंडा था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पहले हमारा देश का जो ट्रेडिशन था उसका सामान वगैरह अगर बनाती है तो उनको भी यहाँ पर जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, ताकि वो जो है अपना बिजनेस की ग्रोथ कर पाए और अपने पूरे जो मार्केट है उसमें अपना जो है अपनी धाक जमा पाए, अपना यहाँ पर पत्ता जमा पाए। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कमेटी प्रोग्राम भी बनाया गया था, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है उसी के साथ। क्लियर है, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपको, फटाफट से एक बार बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे इससे रिलेटेड हैं, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप फटाफट से जो है क्वेश्चंस के आंसर करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है और आपने कभी कोई डाउट भी नहीं पूछा है, इसका मतलब आपको सभी समझ आ गया है। तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए कि इंडिया में जो प्रायोरिटी सेक्टर से रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो कौन इशू करता है, कौन यहाँ पर बैंक को कहता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर में इतना यहाँ पे लोन्स एडवांसेस वगैरह देने हैं। फटाफट से बता दीजिए, क्या वो हमारी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे, सेक्टर्स थे, ठीक है, उनके बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनको PDF में आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे परसेंटेज में जो है यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। आपको PDFs में ज़रूर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फटाफट से एक बार इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दें जब तक हम इन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे गाइडलाइंस वगैरह इशू करती है, जिससे जो है बैंक अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर पाए, उनको किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क नहीं हो। तो ये तो हमारी होगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ भी गया है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस जो है वो इशू करता है। इसी ने पहली रिपोर्ट भी जो है यहाँ पर पेश की थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे 1972 में। क्लियर है आपको? क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर का मीनिंग समझा, ठीक है, एग्रीकल्चर का, ठीक है, कि एग्रीकल्चर भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती। क्या वो फार्म क्रेडिट है, मतलब कि फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए जो क्रेडिट दिया गया है, या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए जो जो सामान की हमें ज़रूरत है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गई, ठीक है, वो वाला। या फिर लैंड लीज। लैंड लीज का मतलब क्या होता है, देखो जमीन किराए पे लेना, ठीक है, जमीन किराए पे लेना। नेक्स्ट देखो क्या है, एंसिलरी एक्टिविटीज़, मतलब कि जो हमारी खेती बाड़ी से जुड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि इसमें से कौन सा हमारा जुड़ा नहीं है एग्रीकल्चर के साथ। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमारे एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती है और इस पे जो है लोन वगैरह नहीं दिया जाता। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए।
तो इसका आंसर देखो हमारा क्या है, लैंड लीज। ठीक है, लैंड लीज हमारा यहाँ पर खेती में नहीं आता है, क्योंकि देखो लैंड लीज का मतलब होता है जमीन उधार पे लेना। वो तो कोई भी पर्सन यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, जिसको काम करना है, कोई अदर काम करना है, वो भी यहाँ पे लैंड लीज पे ले सकता है। खेती बाड़ी के अंडर, एग्रीकल्चर के अंडर कोई लैंड अगर आप खेती बाड़ी के लिए खरीदना चाहते हो, एग्रीकल्चर के लिए खरीदना चाहते हो, तो वो आएगा, उसके लिए लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, द लोन लिमिट फॉर एजुकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर इज। ठीक है, तो हमने देखा था एजुकेशन भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर आता है। तो आपने बताना है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर है, मिनिमम कितना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, एक इंडिविजुअल कितना पैसा यहाँ पर ले सकता है इस स्कीम के अंदर। फटाफट से एक बार इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखो क्या है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो है 10 लाख रुपीज का यहाँ पर जो है लोन ले सकता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्वर इज इंक्लूडेड अंडर वीकर सेक्शन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो हमने देखा था प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमारा वीकर सेक्शंस भी आता था। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि हमारा वीकर सेक्शन में आता है। क्या वो हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या फिर हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। फटाफट से एक बार यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो जो हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है ये हमारा इंक्लूड होता है वीकर सेक्शन में। उसके बाद देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये भी हमारा वीकर सेक्शन में इंक्लूड होता है। उसके बाद जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है, हमारा कुछ पर्सनस का, जो हमारे चाहे एग्रीकल्चर में पर्सनस का यहाँ पर ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप होता है, उसी को हम यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो ये भी हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर के अंडर ही आता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑल ऑफ द अबव इज है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही सिमरन, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो फटाफट से एक बार यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि आपको किसी भी तरह का डाउट है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में जो है एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड को यूज करके हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप भी इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का डाउट नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सेशन को